इमरान खान को क्यों वीडियो बना के अपने जख्म दिखाने पड़े? नवाज शरीफ ने किस पार्टी रुकन से नाराज़गी का इजहार किया? शेख रशीद के ऊपर मीडिया पे आने की पाबंदी किसने लगाई और ऐसा क्यों हुआ? नए आर्मी चीफ की तैनाती एक बड़ा गेम नज़र आ रहा है। इमरान खान के बयानियों को समझने और उसको संभालने के लिए नहायत ही मुश्किलात पार्टी के लोगों को क्यों दरपेश आ रही हैं, आज हम इन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आपने देखा होगा कि खान साहब को गोली लगी और ज़ख्मी हुए और फिर इस बात को मानने से इनकार किया गया। एक शख्स के ऊपर हमला हुआ, आवाज़ सुनाई दी गई, उसके बाद पट्टी हुई, एक्सरे रिपोर्ट्स तक दिखाई गई और पूरा उसके ऊपर बताया गया और वो आज भी चल नहीं सकते और उन्होंने टांग जो है वो ऐसे सीधी करके दूसरी कुर्सी के ऊपर रख के रोज़ाना लोगों से मीडिया लिंक के ज़रिए ख़िताब कर रहे होते हैं और लोगों को भी मिलते हैं। लेकिन लोगों ने कहा ये ड्रामा है, एक शख्स ने खुद को मारने की कोशिश की और इसको तशहीर चाहिए थी, पब्लिसिटी चाहिए थी, लॉन्ग मार्च नाकाम था। एक पहले से दुनिया में मशहूर आदमी को क्या पब्लिसिटी मज़ीद चाहिए? जो दुनिया की 25 ताकतवर तरीन मुसलमानों में से शख्सियात हैं, उनमें उस बंदे का शुमार है। इस बंदे के मिलियंस के हिसाब से फॉलोअर्स हैं, 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इसको वोट दे दिए। तो अब इस बंदे को क्या लगे कि अपने ही ऊपर गोलियां चलाए और फिर आप देखें कि एक जगह से नहीं 2 जगह से फायरिंग हुई, उसकी आवाज़ सुनाई दी गई, जदीद दौर है, मीडिया के ऊपर चीज़ें चली, फिर ना FIR हो रही है ना कुछ और हो रहा है, उल्टा ये कहा जा रहा है कि शौकत खानम ना जाएं। जिस शख्स ने इतनी मेहनत के साथ ये सारी चीज़ें बनाई, अपना अस्पताल बनाया, तो क्या वहाँ पर डॉक्टर नहीं है? क्या वहाँ पर सिर्फ कैंसर का इलाज होता है और क्या इमरान खान के लिए वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आ सकता, एक्सरे नहीं हो सकते? क्या वो ऐसी जगह पर जाएँ कि जिस जगह के ऊपर उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ और जहाँ पे वो महफूज महसूस ना करें? और फिर क्या हुआ, उन्होंने जब डॉक्टर को इस बार बुलाया तो आपने देखा होगा थोड़ा खून भी निकला, जख्म बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं और ये वीडियो चारों तरफ से घूम के कैमरामैन ने बनाई और लोगों को दिखाया कि देख लीजिए टांग ज़ख्मी है। अब एक जगह पे गोली लगी, वो तो हड्डी फ्रैक्चर हुई और बाकी जगहों के ऊपर जो ज़ख्म है आपने देखा होगा उनकी दाएं टांग के ऊपर, वो तो सामने नज़र आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि मादत के साथ कुछ नून लीके कि ये वो ज़ख्म है जो वो नशा करते थे और इंजेक्शन लगवाते थे। इस हद तक हम लोग चले जाते हैं। ये चीज़ ऐसे ही है जैसे कि नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, नहीं जी वो झूठ था। फिर लोगों ने कहा जी कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा मरहूमा जो है वो बीमार नहीं है। फिर लोगों ने कहा जी कि ये जो हैं वो मर गई हैं लेकिन इनकी लाश के ऊपर सियासत हो रही है। पता मालूम नहीं किस किस तरह के बकवासात होते रहे और इस कौम का यही अलमिया रहा है कि हमने सियासी दुश्मनी के अंदर इतनी ज़ाती दुश्मनी और इतनी अनापरस्ती कर ली कि भूल गए कि हम इंसान हैं, अशरफ मखलूक़ात हैं। हमने जानवरों के मुंह के ऊपर इंसानों के मुंह लगा के उनको बिगाड़ दिया। हमने इंसानियत की तौहीन की, हम बेहुदगी करते रहे सोशल मीडिया के ऊपर। फ़र्क ये है कि कोई थोड़ी करता है, कोई ज़्यादा करता है। सियासी दुश्मनी में हम इतने आगे निकल चुके कि एक शख्स के ऊपर फायरिंग हुई, उसको मानने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ ने ओपन हार्ट सर्जरी करवाई, हम उसको मानने को तैयार नहीं। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा बीमार हैं, हम उसको भी मानने को तैयार नहीं। अब करें तो क्या करें? अब फिर कहा गया नवाज शरीफ साहब को जहर दिया गया, कोई मानने को तैयार नहीं। इमरान खान को पता चला ये बीमार है, मर जाएंगे, तो उन्होंने खुद कहा कि आप इनको बैरून मुल्क भेज दो। 50,000 रुपये की जो गारंटी दी थी उनके भाई ने, अब तक वो वापस आए कोई नहीं, किसी ने पूछा नहीं। तो ये सारी जो कहानियां हैं, आप हम लोग जो सियासत करते हैं इस तरह की चीज़ों के ऊपर और सच्चाई को भी झूठ बना देते हैं और झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या करें इसके ऊपर, क्या बात कहें? कोई भी हो, किसी को किसी की बीमारी के ऊपर या किसी इन चीज़ों के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदानों की बीमारियां भी ऐसी होती हैं, जिस तरह से माजी के अंदर नैब के झूठे केसेस बनते थे, उसी तरह से वो झूठी बीमारियां, कमर में दर्द है, फलां चीज़ हो गई है, वो वजह बना के लेटे रहते थे और ये जवाब पेश कर दिया जाता था। जबकि बरतानिया जैसे मुल्क में बीमारियों और इस तरह की चीज़ों को कभी भी काबिल कबूल नहीं किया जाता। इसके बाद जी नवाज शरीफ साहब ने नाराज़गी का इज़हार जो है वो अपने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ है उनके साथ किया। उनको कहा कि आप जो टेलीविज़न के ऊपर बैठ के नए आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में चीज़ें कह रहे हैं, ये मेरा बयानिया नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है। तो उनको थोड़ा सा मना और नाराज़गी का इज़हार किया गया कि आप इस तरह की चीज़ों को ना वहाँ पे करें। शेख रशीद साहब के ऊपर मीडिया पे आने की पाबंदी लगाई गई है या वो खुद नहीं आना चाहते और वो मीडिया पे नहीं आ रहे? ट्विटर के ऊपर इस वक्त वो गुज़र औक़ात कर रहे हैं, हालांकि वो बड़े दाई हैं, बड़े शौकीन हैं मीडिया के और वो चाहते भी हैं कि मैं मुस्तक़बिल करीब में सियासत से रिटायर हो जाऊँ और मैं एक एंकर बन जाऊँ और टीवी के ऊपर बड़ी बड़ी मुझे रेटिंग मिलेगी और बाकी चीज़ें होगी। पेशन गोइयाँ करते थे, मगर आज वो नहज आ गई कि शहबाज शरीफ साहब को GHQ से मना किया गया कि आप
आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे तल्लक पिंडी वालों के साथ भी हैं, जीएचक्यू में भी है, मैं उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहता और इमरान खान को भी राज़ी रखना चाहता हूँ। और मैं आज भी इमरान खान का जो बयानिया है ना सिर्फ उसके साथ हूँ बल्कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और उनसे उनकी हमायत करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। लेकिन सियासतदान होते हैं, सियासत करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में सियासत को मकारी कहा जाता है। लेकिन शेख साहब ने हिकमत से काम लिया और दरमियाना रास्ता रखा कि मैं इनको भी राज़ी रखूँ, इमरान खान को भी राज़ी रखूँ। और वैसे भी किसी टाइम के ऊपर जैसे आरिफ अलवी मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे हैं, शेख साहब के भी उधर मरासिम है और किसी न किसी मौके के ऊपर आके इनको मिडल मैन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको समझने में और उसको संभालने में बड़ी दुश्वारी हो रही है। ये दुश्वारी जो है उनकी पार्टी के अंदर से जो लोग हैं, खासकर असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, इन लोगों के लिए मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात किस तरह से हैं कि आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि खान साहब आप ऐसे करें कि कोशिश करें कि ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ आपका बयानिया है, आप DGISI का भी नाम लेते रहे, अभी मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लेते हैं, बाजवा साहब को भी रगड़ा लगा देते हैं, तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। तो खान साहब ने कहा मैं अपने बयानिए पे कायम हूँ, ये मेरा बयानिया सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट भी हो रहा है, लोगों की समझ में भी आ गया है, मेरी ज़ात का ये मामला नहीं है और मैं कैसे पीछे हट जाऊँ कि जिन लोगों ने मुझे गोलियाँ मारी और मारने को तैयार कोई नहीं। फायरिंग 2 जगह से हुई, वो कहते हैं पता नहीं ऐसे ही उस लड़के ने वो फायर कर दिए, फिर मैं ज़ख्मी हो गया, मेरे ज़ख्म मारने को कोई तैयार नहीं है, मेरे ऊपर हमला हुआ, FIR काटने नहीं दी जा रही, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, या तो फिर मर जाना चाहिए या फिर बोलना चाहिए। तो आप जैसे मिडल मैन लोग जैसे मुझे मशवरा देते हैं क्या ये लोग मेरी जान ले लेंगे तो उसके बाद मुझे उस वजह से खामोश करवाएंगे? वैसे मैं खामोश नहीं हूँगा। मैं जितनी भी बातें कहता हूँ कानून और आइन के दायरे में रह के कहता हूँ, मैं इस मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए चीज़ें करता हूँ। तो मेरा खामोश होने से बेहतर है कि उन लोगों को कहें कि अपने हिस्से का काम करें। मुतालबात उनके क्या हैं जी? आर्मी चीफ जो है वो मेरिट के ऊपर लगना चाहिए। हाँ जी, वो आर्मी भी चाहती है मेरिट पे लगाएं, या इत्तेफाक उसने इत्तेफाक ऐसा है कि आसम मुनीर साहब को ही वो उस तरफ लेके आगे बढ़ेंगे। फिर जो पार्टी के लोग हैं वो उनके लिए बयानिया संभालना इसलिए भी मुश्किल हो गया कि वो ये समझते हैं कि आज हम इस पार्टी में हैं, कल कहीं और जाना पड़ा, हम तो इतनी हदें पार कर चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं, आगे ऐसी कोयले की कान है जहाँ कोई रोशनी नहीं है और ना आगे का रास्ता, ना दाएं ना बाएं, और पीछे भी नहीं मुड़ सकते। उसकी बेशुमार वजूहात में से एक वजह ये है, एक तो इनको कोई और पार्टी कबूल भी नहीं करेगी। कुछ लोग ज़ाहिर है अक्सर खान साहब के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन सियासतदानों का कोई पता नहीं होता कब पलटा खा जाए। ऊपर से ये भी है कि इमरान खान का बयानिया भी बिक रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इनके साथ रहना चाहिए। फिर ये भी है कि हल्के के जो आवाम हैं वो इमरान खान को इतना पसंद करते हैं, तो इमरान के साथ रहने से ये है कि हम इलेक्शन भी बआसानी जीत जाते हैं। तो लोगों की मजबूरियाँ भी हैं, कुछ खुशी से भी साथ हैं, तो बयानिया को संभालना इसलिए मुश्किल हो गया कि आप देखें खान साहब कमरे में बैठे वहाँ से तकरीर करते हैं, जब शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब को तकरीर करनी पड़ती है तो उनको उसी अंदाज में और बड़े अल्फाज के साथ वो चीज़ें कहना पड़ती हैं। अब आर्मी चीफ की तैनाती का जो बड़ा ये जो मामला था, एक बड़ा गेम लगता है। इसमें शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर आपको मेरी बात नहीं माननी थी तो क्यों लंदन आए थे मिस्र से मेरे साथ मशवरा करने? फिर उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूँ कि जो आर्मी के अंदर मोस्ट सीनियर है उसको बनने दें, बड़ी मुश्किल से GHQ के साथ मरासम अच्छे बनाएं, तो ये तल्लुकात फिर से ख़राब हो गए तो और फड्डा बनेगा और बाकियों को भी हम नाराज़ करेंगे, तो मेरिट के ऊपर लगेगा, बाकी भी खुश रहेंगे और मेरिट वाला जो मर्जी करे, उन्होंने अपनी पॉलिसी लगानी है, भले हमारी मर्जी का हो या हमारी मर्जी का ना हो। तो उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का पहली बार हमने देखा, चूँकि उनको तजर्बा है, वो कहीं आर्मी चीफ जो हैं वो लगा चुके हैं, उनको पता है मुशर्रफ को लाया था, उन्होंने बेड़ा गर्क किया, उनका तख्ता उलट दिया, उन्होंने भी तो तीसरे नंबर वाले को चीफ लगाया था। फिर बाजवा साहब को 2016 में लेके आए, 4 वज़ीर आज़म बदल गए, ये 5वें शहबाज शरीफ, लेकिन वो अभी तक वहीं पे हैं, इस महीने की 28 को जाएंगे। फिर 7 साल से वो आर्मी चीफ हैं, 2 बार वो एक्सटेंशन ले चुके, जबकि वो 3 सालों के लिए थे। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शहबाज साहब और जरदारी साहब भले आप पाकिस्तान में हैं, चीज़ों को बेहतर समझते हैं, आपको लगता है कि चीफ अपनी मर्जी का होगा तो फिर हालात बेहतर होंगे, तो ये बेहतर है कि जो चीफ आर्मी लगाना चाह रही है विद इन द डिपार्टमेंट, उसी समरी के ऊपर साइन कर दें और जान छुड़ाएं। तो इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें फ़ायदा उठाना चाह रही थी कि हम अपने जो करीबी तल्लकदार हों तो उनको सामने लेके आएं। और इसमें होता क्या है कि जो नया चीफ बनने वाला होता है वो पहले चीफ और DGIS की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ
हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक कुछ जो लोग चीफ बनने वाले होते हैं वो हो सकता है पीडीएम को इस्तेमाल कर रहे हों, कुछ हो सकता है इमरान खान को पीछे से हमायत कर रहे हों कि आप लॉन्ग मार्च लेके आओ, प्रेशर डेवलप करो, सारी चीज़ें करो। तो हर किसी के अपने अपने मफादात होते हैं, अपनी अपनी लॉबीज़ होती हैं, इदारों के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है। और इस बड़े ओहदे, इस बड़े मनसब के ऊपर बैठने के लिए फिर से कहूँगा, पाकिस्तान बनने से लेके आज तक पॉलिटिक्स होती आई, खींचातानी होती रही और यही जंग रही, मैं चीफ क्यों नहीं बना, ये क्यों बना, इसको एक्सटेंशन मिल गई, मेरा हक क्यों मारा गया, मुझे रिटायर्ड होना पड़ेगा, मैं चीफ क्यों ना बन सका। इस मुल्क के अंदर तो अपने ही मुल्क के अंदर से साहब का जो सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ होते थे परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर 5 हमले हुए। बेशुमार चीज़ें हम जब उनके पास बैठते रहे, उन्होंने हमारे साथ जिक्र किया और बताया गया इस मुल्क में ज़िया उल हक साहब को कैसे मारा गया। ये असल किस्से कहानियाँ बाहर निकलें तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो कहने का मतलब कि ये फिर से मैं कहता हूँ कि आर्मी चीफ वाला जो मामला है, इसको कभी भी इतनी हाइप नहीं पकड़नी चाहिए। इदारे को चाहिए कि वो डिसाइड करें, जो मोस्ट सीनियर हो अदालत में ले जाएं केस, वो उसके ऊपर जो बंदा मेरिट के ऊपर हो, मोस्ट सीनियर हो, उसको लगाएं चीफ। अल्लाह खैर चला, ये क्या हुआ जी, फलां को लगाना है और फलां को नहीं लगाना। तो ये आज की कहानियाँ थी। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मुलाकात होगी और उसमें हम देखेंगे कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसका इख्तिताम कैसे होना है, इसको अगराज और मकासद जो थे वो पूरे हो सकेंगे या नहीं होंगे। नया आर्मी चीफ जब आएगा तो जाहिर है उसके बाद वो बेशुमार पॉलिसीज़, बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी, लेकिन अर्ली इलेक्शंस हो सकेंगे, चीफ का मामला सुलझ पाएगा। लेकिन इसका हल तलाश हो गया कि वाइस चीफ बना दें आसिम मुनीर साहब को, और जब बाजवा साहब 28 को रिटायर्ड होंगे तो इनको ऑटोमेटिकली चीफ बना दिया जाएगा, ये बन जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।